starting with chapter number 1 of Indian economic development, that is इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले 3 चैप्टर्स तुम्हारे आईडी के हैं अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया कैसा था, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी के पहले कैसी इंडिया हो गई थी, 1991 के पहले का इंडिया कैसा था, और फिर 1991 ऑनवर्ड्स जब हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया था, तब इंडिया कैसा था। ओके, सो दीज आर द बेसिक 3 थिंग्स दैट वी हैव टू कवर। अब बेटा ओवरव्यू अगर देखें, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी हो गई थी, एंड फाइनली व्हाट वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इंडियन इकोनॉमी फाइनली कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दीज आर द टॉपिक्स वील कवर। अब आ जाते हैं, फर्स्ट वी फॉट विच बैटल, we fought battle of Plassey in the year 1757। ठीक है, बैटल ऑफ प्लाजी फाइट करने के पहले what kind of economy India was? Prosperous economy, बहुत ही रिच इकोनॉमी थी। नेक्स्टली इट वाज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाथ से बनी हुई चीजें। और थर्डली इट वाज एग्रारियन इकोनॉमी। एग्रारियन इकोनॉमी मतलब विच इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, ब्रिटिश रूल के दौरान द वर्स्ट पार्ट वाज कि जब ब्रिटिशर्स थे उस दौरान कोई एस्टिमेट नहीं लगाया गया अबाउट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। हमारी ही कंट्री के कुछ इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम को लेके कुछ एस्टिमेट्स किए थे, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर राव, ये सारे लोग वर इन्वॉल्व इन मेकिंग एस्टिमेट्स, और डॉक्टर राव के एस्टिमेट्स क्लोजेस्ट माने गए हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, अब आ जाते हैं बेटा, अब सारे सारे सेक्टर को बस स्टडी करना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम सारी चीजें कैसी थी। ऑब्वियसली मतलब एक कॉमन चीज है कि सभी चीजों की हालत खराब थी। ओके, अब एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था, सबसे पहला लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन अलग है, प्रोडक्टिविटी अलग है। प्रोडक्शन कम था हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में, इसीलिए हमारी कंट्री को उस दौरान फेमाइन्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती थी, एंड आवर कंट्री वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन। ओके, एंड सेकेंडली प्रोडक्टिविटी भी कम थी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? वेरी गुड, प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। ये भी कम थी हमारे इकोनॉमी की। तो पहला फीचर ये था। दूसरा, देयर वाज लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट कम था? गवर्नमेंट का। बेटा गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट उस वक्त ब्रिटिशर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए था हमारी एग्रीकल्चर में टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो आज भी दिक्कत है यार। स्टिल पीपल वर्क फॉर ओनली सर्वाइवल। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। दे डू नॉट हैव अ कमर्शियल आउटलुक। बिजनेस के नाम पे, प्रॉफिट कमाने के नाम पे एग्रीकल्चर आज भी नहीं करते हैं बहुत सारे फार्मर्स। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बेटा बिगेस्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम। इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिए गए थे। महालवाड़ी सिस्टम बोला गया, कहीं रैयतवाड़ी सिस्टम बोला गया। ओके, जहां पे फार्मर जिसे बोला गया था टिलर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कौन थे? जमींदार। जमींदार अपनी जमीन देते थे, वही वहीं से नाम डिराइव होता है। जमींदार यूज्ड टू गिव देयर लैंड बिकॉज फार्मर्स के पास लैंड नहीं होती थी। तो ये बेसिकली रेंट बेसिस पे उस लैंड पे काम करके आउटपुट जनरेट करते थे। आउटपुट जनरेट करने के लिए डेफिनेटली जब आप वो लैंड यूज करोगे तो जमींदार कुछ रेंट के नाम पे लेगा, लेकिन रेंट के नाम पे देने के लिए इनके पास जब पैसा नहीं होता था तो मैक्सिमम टाइम इनकी क्रॉप्स ले ली जाती थी। ओके, मेजोरिटी क्रॉप्स अगर जमींदार ले लेता था तो फार्मर की हालत बड़ी खराब रहती थी, क्योंकि फार्मर के पास ज्यादा आउटपुट बचता ही नहीं था मार्केट में बेचने के लिए। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे जमींदार यूज टू पे क्या, सॉरी, जमींदार यूज टू रिसीव व्हाट? लगान बोलते थे, है ना। और इसी का फिर एक पोर्शन गवर्नमेंट को जाता था। एम आई क्लियर? मतलब गवर्नमेंट एंड जमींदार वर इन गेन, लेकिन लॉस में कौन रहता था? लैंडलेस फार्मर। ओके, वेरी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स अनदर बिग प्रॉब्लम जो आज भी रहती है। इन लोगों के पास बड़ी बड़ी लैंड्स कभी होती ही नहीं थी जहां पे वो ढंग से मैनेज कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, बम्पर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। इनफैक्ट दे यूज टू हैव स्मॉल स्मॉल स्कैटर्ड
लैंड होल्डिंग्स। ओके, इतनी सारी लैंड, छोटी लैंड होल्डिंग्स को मैनेज करना भी मुश्किल होता है और उसका आउटपुट भी कम निकलता है। नेक्स्ट इज पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा फोर्सफुली कमर्शलाइज किया गया एग्रीकल्चर को। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स। दिक्कत कहाँ है बेटा, कैश क्रॉप्स अगर ग्रो करते भी थे, दैट यूज टू मेनली सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल का काम कर रही थी कैश क्रॉप्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कैश क्रॉप उगा रहा है फार्मर तो फूड क्रॉप कम है, और अगर फूड क्रॉप है तो हमारी कंट्री में भुखमरी होगी। एम आई क्लियर? फूड क्रॉप फार्मर बाहर से खरीदने जाते थे और वो उनको मिलती थी महंगी। एग्रीकल्चर का ओवरऑल स्टेट वाज पैथेटिक, वेरी पुअर। सेकंड आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहला डीके ऑफ, बेटा हमारे यहाँ की जो सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री थी दैट वाज हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें, उनका सिस्टमैटिकली डाउनफॉल किया गया। कैसे? हम क्या एक्सपोर्ट करते थे और हम क्या इंपोर्ट करते थे? फिनिश गुड। बेटा यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था बाहर और फिनिश गुड बन के अंदर आ जाते थे। मशीन मेड गुड से डायरेक्ट कंपटीशन आ रही थी टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेफिनेटली ये कंपटीशन बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड दैट इज व्हाई इट रिजल्टेड इनटू अ डाउनफॉल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू दिस इज कि इन लोगों ने बड़ा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करोगे फिनिश गुड, उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट किया हैंडीक्राफ्ट का तो बहुत ज्यादा ड्यूटी रहेगी। ठीक है, ड्यूटी विल बी इम्पोज, एंड इसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की ना सिर्फ लोकली इंटरनेशनली भी डिमांड हट गई। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बेटा जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डाउनफॉल पे आई, डेफिनेटली बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए जो उस इंडस्ट्री में थे, एंड नेक्स्टली इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था हमारी कंट्री में, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है भाई नहीं। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनको और कोई ऑप्शन समझा ही नहीं एक्सेप्ट फॉर मूविंग टू एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। मतलब इमेजिन यार, जहाँ कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री ढंग से नहीं है, वहां कैपिटल गुड इंडस्ट्री, प्लांट एंड मशीन की इंडस्ट्री होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन, जब इंडस्ट्रीज आई नहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ना बराबर था ऑफ इंडस्ट्रीज। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अगेन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं यार। कैपिटल गुड्स इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स लाने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वाज रूलिंग गवर्नमेंट ना बेटा, वी वर मेड अ कॉलोनी फाइनली, एंड दे वर द रूलिंग गवर्नमेंट। ओके, तो जब भी मैं गवर्नमेंट बोल रही हूँ यहाँ पे, इट इज बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज यानी हमारी थोड़ी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो करने लग गई थी। कौन कौन सी? कॉटन मिल्स गुजरात एंड महाराष्ट्र में सेटअप हुई थी। बेटा इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि स्टिल महाराष्ट्र एंड गुजरात आर हब टू टेक्सटाइल्स। ओके, तो वहां से तुम रिलेट कर सकते हो। जूट मिल्स मेनली बंगाल साइड में थी। ओके, टिस्को ये आ चुका है। टिस्को was established in 1907. Important question of exam. What is the full form? Tata Iron and Steel Company. Okay. बेटा इंडस्ट्री की हालत भी खराब थी ओवरऑल। कमिंग ऑन टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात करें तो वही सेम पॉइंट। वी वर नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड और एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल। हमारा मेजोरिटी ट्रेड वही किसके साथ रहा था? ब्रिटेन के साथ यार। ब्रिटेन हैड द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड। मोर देन 75% ऑफ द ट्रेड वाज विद ब्रिटेन। ओके, एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। बेटा इतना सब होने के बाद भी हमारी कंट्री एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करती थी। एक्सपोर्ट सरप्लस समझ रहे हो? हमारे एक्सपोर्ट्स थे ज्यादा और इंपोर्ट्स थे कम। एक्सपोर्ट ज्यादा थे यानी हमारी कंट्री में ज्यादा ज्यादा रॉ मटेरियल बाहर भेज दिया जाता था और इंपोर्ट्स किए जाते थे कम फिनिश गुड्स के। लेकिन ये जो भी सरप्लस जनरेट होता था ये कभी भी हमारी कंट्री के भले के लिए तो यूज ही नहीं हुआ। इट वॉज मेनली यूज फॉर, करेक्ट, वॉर्स लड़ने के लिए। ब्रिटेन जहां अलग अलग जगह वॉर कर रही थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, इट वाज नेवर यूज फॉर बेनिफिट ऑफ आवर पीपल। ओके, फॉरेन ट्रेड का भी स्टेट खराब था। डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात कर बेटा, ये डेटा याद होना चाहिए बिकॉज दिस डेटा कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज। डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफी समझते हो? डेमोग्राफी का मतलब है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट,
ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहले देवर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट 48 पर थाउजेंड। बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड पीपल, और डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पीपल। बर्थ रेट था 48 पर थाउजेंड और डेथ रेट था 40 पर थाउजेंड। ओके, सेकेंडली हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब करेक्ट, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स पर थाउजेंड। जितने भी बर्थ होते हैं उनमें से कितने बच्चों का डेथ हो जाता है, ठीक है, पर थाउजेंड में कैलकुलेट होता है ये भी। तो इसका भी नंबर कितना था, 218 पर थाउजेंड। ओके, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज कोई पर्सन कितने इयर्स जिंदा रहता है। ओके, व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन। तो मतलब टू माय शॉक 32 इयर्स वाज द ओनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब कितनी हो गई है बढ़ के 69 इयर्स। फाइन। लो लिटरेसी रेट, बेटा लिटरेसी रेट ऑल टाइम लो। 16% जनता ही लिटरेट थी, और फीमेल्स में तो और भी पैथेटिक हालत थी, ओनली 7% वॉज लिटरेट पॉपुलेशन। बेटा पॉवर्टी वॉज वेरी हाई, हेल्थ फैसिलिटीज एक्सट्रीमली पुअर। ओके, इसमें एक डेटा तुम्हें याद जो रखना है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है, वो है 1921 को। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 के पहले हमारा बर्थ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव भी चला जाता था, लेकिन 1921 के बाद ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कभी नेगेटिव गया ही नहीं है। वी हैव ग्रोन सिंस देन। ओके, मतलब पॉपुलेशन इसके बाद हमेशा बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। बर्थ रेट नेगेटिव नहीं, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कभी नेगेटिव नहीं गया 1921 के बाद। एम आई क्लियर। ओके, आ जाते हैं आप बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कौन से हैं तीन सेक्टर्स, प्राइमरी, tertiary and secondary. Primary, tertiary, secondary, these are the three sectors of the economy. अब agriculture is the principal source of occupation. Main source of occupation कौन सा है, agriculture. Okay, primary sector. Industry उस दौरान insignificant source था, यू नो, इंडस्ट्रीज थी नहीं। ओके, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में लोग ही बड़े कम थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन कुछ रीजनल शिफ्ट्स देखने को मिले। कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जहां लोग अब समझ गए थे और शिफ्ट करने लग गए थे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। वो एरियाज कौन से थे, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बेटा जो भी आज की तारीख में भी ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स है ना हमारी इकोनॉमी के, वो सारे स्टेट्स इसमें आ रहे हैं जहां पे ज्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का शिफ्ट देखने को मिला था। ओके, और पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स में अभी भी मेजर ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। ओके, तो रीजनल डिफरेंसेस डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहे थे। कमिंग ऑन टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी वो था डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1850, लेकिन अगर पूछा जाए पहली रेलवे लाइन कब चली थी, तो दैट वाज इन द ईयर 1853। बेटा इंट्रोडक्शन हुआ था 1850 में रेलवेज का, लेकिन रेलवे लाइन कब चली थी, 1853 में। ओके, रेलवेज, यू नो ऑलरेडी कि रेलवे हमारे भले के लिए नहीं आया था। रेलवे वॉज मेनली टू transfer raw material, finished good, and troops, military troops from one place to another. The only good thing about railways was कि बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इंटीग्रेट हुए तो इट रिजल्टेड इनटू कल्चरल इंटीग्रेशन। आप एक दूसरे के कल्चर को पहचानने लग गए। ओके, सेकेंडली डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। बेटा रूरल एरियाज में ढंग की रोड्स ही नहीं थी, स्पेशली ऑल वेदर रोड्स थे ही नहीं, तो रेनी सीजन के टाइम इतना कच्चा रोड हुआ करता था कि आप एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत सारी चीजें रेनी सीजन के टाइम स्पेशली उनको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। ओके, वाटर लॉगिंग की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बेटा ई टेलीग्राफ जैसी फैसिलिटी तो इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन वो इतनी महंगी थी और मेनली ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज की जाती थी, हर कोई उसे यूज नहीं कर सकता था। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अगेन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। उसमें
पोर्ट्स कवर्ड थे मेनली। ओके, पोर्ट्स सूरत एरिया में, मुंबई एरिया में लोकेटेड थे, जहां से शिपमेंट होता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें एक जो कैनाल डेवलप हुआ था, दैट वाज इन विच ईयर? 1869। ओके, इट वॉज अ डायरेक्ट वाटरवे बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब बेटा, अब लिखने को कुछ लिखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज इट्स अ टॉपिक ऑफ द बुक। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया। अगर यूं देखा जाए तो केवल एक ही चीज अच्छी करी, दैट वाज दे ब्रॉट अट अंडर वन रूल। दे ब्रॉट अस अंडर वन रूल। ओके, आपको सिंगल कंट्री की तरह कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए वो सिखाया उन्होंने हमको। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी तो पॉइंट्स हैं जो अपने को लिखने हैं। सबसे पहला, दे गिव कमर्शियल आउटलुक टू फार्मर्स, कैश क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं वो बताया गया। फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हालांकि मतलब दिस ऑल्सो क्वेश्चनेबल कि क्या ही डेवलप किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी इनफैक्ट डाउनफॉल हो गया था। फिर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक ही करेंसी, वन करेंसी इन वन नेशन। इससे पहले ऐसा नहीं कि करेंसी नहीं चलती थी, अलग अलग प्रोविंसेस की अलग अलग करेंसीज थी, लेकिन आगे इन सिंगल कंट्री अंडर वन रेजीम, मनी रेजीम, उसको लेकर आए थे ब्रिटिशर्स। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही मेनली सिखाया है कि पूरी कंट्री को वन रूल के अंडर कैसे चलाया जाता है। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवे, रोड्स। बेटा, इतनी सब चीजें 200 साल के रूल में कोई भी डेवलप कर सकता है। ओके, तो नॉट अ बिग अचीवमेंट, लेकिन लिखने को हमको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं। हाँ, इट वॉज मेनली, हाँ, इट वॉज मेनली अ फुल बॉडीड मनी। ठीक है, कॉइन्स, राइट। इंडियन इकोनॉमी फाइनली कैसी हो गई थी इंडिपेंडेंस के टाइम? सबसे पहले इट वाज अ कॉलोनियल इकोनॉमी, जहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे एक रूलिंग गवर्नमेंट होती है और दूसरी केवल उसकी एक कॉलोनी होती है। तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट ब्रिटेन। ओके, सेकेंडली सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बेटा, फ्यूडल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे लैंडलॉर्ड है, मतलब जमींदार है, और टेनेंट है। लेकिन इन लोगों ने फिर इसे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्यों बोला? क्योंकि अब एक नया क्लास इमर्ज होने लग गया था, किसका? कैपिटलिस्ट, मतलब ओनर्स ऑफ एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर्स और लेबरर्स। धीरे धीरे एक और क्लास डेवलप होने लग गया था हमारे इकोनॉमी में, इसलिए इसे सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोला गया। इट वॉज अ बैकवर्ड इकोनॉमी, यू नो व्हाई। बैकवर्ड इकोनॉमी बेटा इसलिए बोला गया है क्योंकि मतलब पावर्टी ऑल टाइम हाई, we did not have health facilities, we did not have technology, मतलब in all respects we are so backward, productivity wise low. Okay, हर रिस्पेक्ट में लिटरेसी रेट इतना पुअर, बर्थ रेट इतना ज्यादा। ओके, स्टैग्नेंट मतलब जिसमें ज्यादा ग्रोथ ही नहीं देखी जा रही है। नेशनल इनकम ग्रो कर रही थी ओनली एट द रेट ऑफ 2%, और पर कैपिटा इनकम वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.5%। पैथेटिक सिचुएशन। ओके, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। बेटा, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी वो उसको बोली जाती है जहां पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की गई है। ब्रिटेन की पॉलिसी की वजह से फाइनली इंडिया वाज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन फाइनली हुआ इन द ईयर 1947। ओके, और ऐसा बोला जाता है बहुत सारे कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज पाकिस्तान के पास चले गए। ओके, फाइनली पाकिस्तान भी जब स्प्लिट हुआ इनटू बांग्लादेश तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज उनके पास चले गए। फाइन। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी मतलब यार जितने भी मशीन वगैरह लगाई भी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, इनको लगा कि यार इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया और मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होने लग गया था ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा वो मशीन्स को रिप्लेस करने का कोई प्रोविजन नहीं किया गया था बाय दी गवर्नमेंट। देयर वाज नो प्रोविजनिंग मेड टू रिप्लेस दोज मशीन्स। ओके, और इसीलिए इंडिया को कैसी इकोनॉमी कहा जाता है? इट वाज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी। एम आई क्लियर? इसके साथ ये चैप्टर होता है